वीडियो में बात करेंगे किसकी, नर युग्मकोद्भिद की संरचना, वही नर जननांग की संरचना एवं विकास। किसमें बात कर रहे हैं, पादपों के अंदर कि नर जो जननांग उसके स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट की। तो यहाँ पर हम बात किसकी करने वाले हैं, पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी की। यहाँ पर हम आगे चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर किसकी चर्चा करने वाले हम, पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी। जो पता है ये क्या है, एक नर जननांग है पुष्पों में। क्या ये नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुष्पों के अंदर, और पता है कि पादपों के अंदर पुष्प ही जननांग की तरह कार्य करते हैं। पुंकेसर क्या है, अगर इसकी बात करें तो एक लघु बीजाणुपर्ण है। लघु बीजाणुपर्ण नाम से पता लग रहा है कि छोटे बीजाणु धारण करने वाली पर्ण है, पत्ती है ये, और यहाँ पर सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स इसमें उपस्थित रहेंगे, और ये माइक्रोस्पोर्स या सूक्ष्म बीजाणु आगे चलकर विकसित हो जाते हैं जिसके अंदर पराग कणों में, और इन पराग कणों के अंदर ही उपस्थित होते हैं नर युग्मक। क्या उपस्थित होते हैं, नर युग्मक उपस्थित होते हैं। और जो आवर्त बीजी है उनमें नर युग्मक कितने होते हैं, 2 नर युग्मक उपस्थित रहते हैं, जो अगुणित संरचना होती है। तो सूक्ष्म बीजाणु विकसित होकर पराग कणों का निर्माण करेगी, माइक्रोस्पोर डेवलप इन द पोलन ग्रेन, और फिर पराग कणों के अंदर उपस्थित होते हैं 2 नर युग्मक जो आगे निषेचन की प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे। हम आगे बात करें, अगर इस पुंकेसर की संरचना की अगर बात करते हैं तो इस पुंकेसर की संरचना में 3 प्रमुख भाग दिखाई देंगे। पुतंतु, जो ये लंबी सी संरचना दिखाई दे रही होंगी, पुतंतु, और इस पुतंतु का जो निचला वाला हिस्सा है ये अक्सर कहाँ पर रहता है, पुष्पासन में लगा हुआ रहेगा। किसमें लगा हुआ रहता है, नीचे वाला भाग पुष्पासन में लगा हुआ रहता है ये निचला हिस्सा। और जो इसका आगे वाला स्वतंत्र हिस्सा है उस स्वतंत्र हिस्से पर योजी की सहायता से, किसकी सहायता से, योजी की सहायता से परागकोश जुड़े हुए रहते हैं इसके स्वतंत्र ऊपरी हिस्से पर। और योजी एक ऊतक है जो इसको जोड़ने का काम करता है, और जिसके अंदर जनन की क्षमता नहीं होती है, मतलब इनफर्टाइल है ये, इसमें जनन की क्षमता, इस ऊतक के अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं पाई जाती है। अब बात करें जो तीनों चीजें दिखाई दे रही है हमको, पुतंतु, योजी और परागकोश। पुतंतु एक लंबी डंठल के समान संरचना है जो नीचे की तरफ पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और ऊपर की तरफ किससे जुड़ा रहता है, परागकोश से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 3 संरचनाएं रहेंगी, और योजी जोड़ने का काम कर रहे हैं। परागकोश की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि परागकोश के अंदर देख रहे हैं कि काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या संरचनाएं पाई जाएंगी। तो एक परागकोश 2 पराग पालियों से मिलकर बना हुआ है, एक पाली ये वाली और दूसरी पाली ये वाली। तो ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। कोई भी परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां हैं, ठीक है। और इन दोनों पराग पालियों के अंदर लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं। तो एक पराग पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित रहती हैं। तो कितनी लघु बीजाणुधानियां हैं यहाँ पर, एक पराग पाली में 2, तो यहाँ पर 2 पराग पालियां हैं, तो टोटल 4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या इसका एक अपवाद है कि मालवेसी कुल के जो पौधे हैं, कौन से कुल के, मालवेसी कुल के, जिसमें अपन सम्मिलित करते हैं मालवेसी कुल में कौन से पौधों को, गुड़हल का पौधा है मालवेसी कुल में आता है, भिंडी है मालवेसी कुल के अंदर आती है। तो उस कुल के जो पौधे हैं उनके अंदर एक ही लघु बीजाणु पाई जाती है, मतलब एक जो पाली है उसमें 2 की जगह एक ही लघु बीजाणु पाई जाती है। तो टोटल मिला के वहां पर 2 ही लघु बीजाणुधानियां पाई जाएंगी। कितने लघु बीजाणु पाई जाएंगी, वहां पर 2 ही लघु बीजाणु पाई जाती हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, एक पालित बोल देंगे। तो क्या बोल देंगे इनको हम, एक पालित बोल देते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं। और फिर इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर्स उपस्थित रहेंगे, जो आगे चलकर विकसित होकर निर्माण करेंगे किसका, पराग कणों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं पराग कण का। इस प्रकार लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु
दोनों एक ही बात है, उनसे आगे चलकर परागकण विकसित होते हैं। अब इनके हम आगे डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं इसकी कि क्या क्या संरचनाएं पाई जाएंगी। आगे बात करेंगे हम लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन, जिसकी बात कर रहे हैं। इसी के अंदर निर्माण संरचना विकास में देखते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन होगा। इसका लघु बीजाणु धानी या परागकोश का ही परिवर्तन अपन देखेंगे। लघु बीजाणु धानी परागकोश को अपन ने बोला था। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि परागधानी में क्या होगा कि जब परिवर्तन प्रारंभ होता है तो जो अधर त्वचा की कोशिकाएं हैं, इसकी अधर त्वचा या हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपना आकार बढ़ा लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अपना आकार बढ़ा लेती हैं और उन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन हो जाता है। क्या हो जाएगा? उन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन हो जाता है। तो इस बड़े हुए आकार मतलब बड़े आकार की और सघन जीव द्रव्य वाली जो कोशिकाएं हैं उनको क्या बोल देंगे? प्रपशु कोशिकाएं। क्या बोल देंगे इनको? प्रपशु कोशिकाएं या आर्की स्पोरियल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रपशु कोशिकाएं या आर्की स्पोरियल सेल्स बोल देते हैं, जिनसे आगे चल के विभिन्न जो है सतहों का निर्माण होगा, विभिन्न लेयर्स का निर्माण यहाँ पर होगा आगे चलकर। तो अब आगे बात करें कि जो पराग कोश का जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार का होता है? सुबीजाणु धानीय प्रकार का होता है। सुबीजाणु धानीय या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, जिसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो एक कोशिका से प्रारंभ ना होकर कई सारी कोशिकाओं से प्रारंभ होगा। एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं से स्पोरेंजियल इनिशियल्स, एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उससे बीजाणुधानी या परागकोश का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया चलेगी उसमें एक से अधिक कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। कौन सी? बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं या स्पोरेंजियल इनिशियल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर एक से मतलब इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस विकास को क्या बोलते हैं? सुबीजाणुधानीय परिवर्तन बोल देते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो प्रपशु कोशिकाएं हैं जो आपने लास्ट में बनाई थी, उन प्रपशु कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होते हैं। परिणत विभाजन मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है ना। एक कोशिका है उसमें ऊपर और नीचे वाली सतहों में विभाजन हो रहे हैं, तो इस तरह के विभाजन क्या बोल देते हैं हम? परिणत विभाजन होंगे। किसमें? प्रपशु कोशिकाओं में जो अभी अपने बनाई थी जो सघन कोशिकाएं हैं उनके अंदर। तो परिणत विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं विकसित होंगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर विकसित होती हैं। एक होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जो आगे चलकर निर्माण करती है परागकोश की भित्ति का। किसका निर्माण करती है? परागकोश की भित्ति का। तो पहले कौन सी कोशिकाएं अपना जो परिणतिक विभाजन हो रहे हैं उसकी वजह से दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। पहली कौन सी बनी? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और उस प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से निर्माण होता है किसका? परागकोश की भित्ति का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं हम कि एक तो एक कोशिका बन गई प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका बनेगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, और इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। और ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है इससे या तो सीधे विभाजन होंगे, कौन से? समसूत्री, और सीधे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी का निर्माण या तो सीधा सीधा विभाजन हो और उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर ही परिवर्तित हो जाएंगे, या इसके अंदर समसूत्री विभाजन होंगे और उसकी वजह से दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो है मतलब बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होगा,
किसका, स्पोरोजिनस सेल का। फिर ये जो बीजाणु जन कोशिका है वो परिवर्तित होगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो इसमें प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं दो तरीके से विभाजित होंगी, एक तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में सीधी परिवर्तित हो जाती हैं, या फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा ये बीजाणु जन कोशिका में परिवर्तित होती है, और उसके बाद ये जो बीजाणु जन कोशिका है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। हम आगे बात करेंगे जो परागकोश की भित्ति है, क्या है, जो पराग, अब यहाँ पर दो कोशिकाएं मुख्यतः अपन को मिल गई हैं, एक परागकोश की भित्ति और दूसरा बीजाणु जन कोशिका। अब इनके आगे क्या क्या कार्य हैं, कैसी संरचना है, कैसे निर्माण होंगे, उनकी बात करेंगे। जो बीजाणु कोशिका थी, तो परागकोश की भित्ति की अगर अनुप्रस्थ काट, जैसे अनुप्रस्थ काट जैसे कि अपने देखा था इस तरह की संरचना थी पराग धानी की, ठीक है, इसको हम ऐसे काट लेते हैं। कैसे काट लेंगे, हमने अनुप्रस्थ काटा, मतलब ऐसे है तो इसको ऐसे काटेंगे, तो इसको जब ऊपर से देखेंगे, जब इसको काटने के बाद देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर। इसमें से सिर्फ देखिए एक छोटा सा भाग लिया है हमने, क्या लिया, एक छोटा सा इतना सा हिस्सा लिया है, इस हिस्से को आगे बढ़ा करके अपन इसका व्याख्या करेंगे। तो ये जो परागकोश देखा था अपन ने, इसकी भित्ति के 4 स्तर हैं, परिधि से केंद्र की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, ये पूरी गोल संरचना है। लेकिन इस गोल संरचना का सिर्फ छोटा सा ही पार्ट का अध्ययन करेंगे, सारे उत्तर तो एक जैसे, सारी कोशिकाएं तो इसमें एक समान ही मिलेंगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी इसमें 4 सतहें नजर आएंगी, बाह्य त्वचा दिखी रही है अपन उसमें बाहर की तरफ, फिर अंतस्थिशियम, ये अंतस्थ त्वचा, इसके जस्ट अंदर एक ही सिंगल लेयर की बनी हुई है। फिर उसके बाद में तीसरा है स्तर, मध्य स्तर, 2 से 3 परतें होती हैं, 1 2 3, 2 से 3 परतें हो सकती हैं। फिर चौथा अंदर का हिस्सा जो रहेगा वो टेपिटम, और ये टेपिटम से भी अंदर की तरफ है फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिनको अलग से बनेंगे। तो ये संरचना दिखाई दे रही है आपको। संरचना की बात कर लेते हैं, संरचना की तरफ आ जाते हैं कि क्या क्या संरचना है इसके। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है, ये क्या है, ये अनुप्रस्थ काट। किसका अनुप्रस्थ काट है, ये परागकोश का अनुप्रस्थ काट। देखते हैं अगर माइक्रोस्कोप के अंदर तो इस तरह की संरचनाएं नजर आ सकती है हमको। तो अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं, जैसे कि सबसे बाहर की कोशिका की जो सतह है उसको बोला है अपन ने बाह्य त्वचा। क्या बोला है, बाह्य त्वचा। दिखाई दे रही होगी, चपटी कोशिकाएं हैं और थोड़ी दीर्घित है, लंबी कोशिकाएं हैं, चपटी है और कैसी है, ये लंबी कोशिकाएं होती है। विभाजन के दौरान इनके अंदर विभाजन होते हैं, ये कई सारी परतें बन जाती हैं, तो इस तरीके से निर्माण होता है बाह्य त्वचा का। और इनका मुख्य काम क्या होता है, सुरक्षा का। क्या काम है इनका, मुख्यतः सुरक्षा का काम होता है। चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाएंगी, ये बाह्य त्वचा जो है क्या करती है, सुरक्षा का घेरा बना लेती है परागकोश के चारों तरफ, ठीक है। तो बाह्य त्वचा का मुख्य काम क्या होता है, सुरक्षा का। और चपटी और दीर्घित लंबी कोशिकाएं हैं, कैसी है, चपटी और लंबी कोशिकाएं हैं। फिर इसका मुख्य काम क्या हो गया, सुरक्षा। अगर आप आगे देखते हैं, अंतस्थ त्वचा, एंडोथीसियम या अंतस्थ त्वचा, बाह्य त्वचा के जस्ट अंदर वाली अगर कोशिकाओं की सतह की बात करेंगे या कोशिकाओं की जो लेयर है उसकी बात करते हैं, तो ये जो अंतस्थ त्वचा है ये कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही। किसी होती है ये, आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं होंगी। ये भी एक ही लेयर होती है, मतलब जैसे ये एक ही कोशिका जितनी मोटी सतह है, इनकी भी एक ही कोशिका जितनी मोटी सतह बनाती है, मतलब एक ही सतह होती है, इनकी एक ही लेयर होगी, एक ही परत होती है किसकी, अंतस्थ त्वचा की। और ये कोशिकाएं जैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज, उससे इसमें यू आकार की पट्टियां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, यू आकार की पट्टियों का निर्माण हो जाएगा, यू आकार की पट्टियां बन जाती हैं। और ये जो यू आकार की पट्टियां हैं, इन यू आकार की पट्टियों से इसके अंदर कौन सा गुण आ जाता है, आर्द्रता को ग्रहण करने का। और ये आर्द्रता ग्रहण करके क्या करती हैं, किसमें मदद करेंगी, परागकोश के स्फुटन में। किसमें मदद करती है, ये जो परागकोश है इसके फटने में मदद करेगी, ताकि पराग कण यहाँ से बाहर आ जाएं। तो ये जो अंतस्थ त्वचा है ये क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है वातावरण से, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में परागकोश फट जाता है, और उस परागकोश के फटने से ये सभी बाहर आ जाते हैं। फिर अंदर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो लेयर रहेंगी, 2 से 3 परतें हैं, इनको बोलते हैं मध्य स्तर। और मध्य स्तर कैसी होती हैं, अल्पकालिक है।
थोड़े ही समय के लिए होती हैं और जैसे ही या तो ये पोषण प्रदान करती हुई नष्ट हो जाती हैं और जब स्फुटन होता है, पराग कोश का जब स्फुटन होता है तो उस दौरान ये नष्ट हो जाती है। कौन सी? मध्य स्तर। तो अल्पकालिक है, इस आद्रता जैसे ग्रहण होगी टूट जाती हैं जल्दी से या इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं विकसित होती हुई कोशिकाओं के द्वारा। और फिर सबसे जो अंदर का, इसके अंदर वाली लेयर है टेपिटम। ये टेपिटम क्या होती है? ये सबसे भीतरी और इसका बड़ा ही विशिष्ट स्तर है। इसको विशिष्ट स्तर क्यों बोल रहे हैं हम? टेपिटम को बड़ा ही विशिष्ट स्तर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका प्रमुख काम जो है वो क्या होता है? पोषण प्रदान करना। क्या काम होता है इसका प्रमुख काम? पोषण प्रदान करना। किसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? टेपिटम का। अगर टेपिटम का निर्माण नहीं होता है तो यहाँ पर लघु बीजाणुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगी। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये लघु बीजाणु का निर्माण नहीं कर पाती है। तो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है पोषण प्रदान करने का। टेपिटम के और भी कार्य देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ तो इसको बड़ा शॉर्ट में समझा है, टेपिटम के कार्यों को डिटेल में देखेंगे। बहुत ही ज्यादा व्याख्यान है टेपिटम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है टेपिटम, इसके बारे में हम